आज हम बात करेंगे शेयर होल्डर्स वैल्यू के बारे में। शेयर होल्डर्स वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है, ये हम एक इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। हम एज एन इन्वेस्टर जनरली ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म में हमारा वेल्थ बिल्डिंग कर सके। शेयर होल्डर वैल्यू जो कॉन्सेप्ट है वो इसी थ्योरी को सपोर्ट करता है। ऐसी कंपनी जो शेयर होल्डर्स वैल्यू क्रिएशन को इंपॉर्टेंस देती है, इस टाइप की कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिटेबल कंपनी होती है। तो अगर दो कंपनी है मार्केट में, एक ऐसी जो शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन को इंपॉर्टेंस देती है और दूसरी जो इंपॉर्टेंस नहीं देती है, तो एज एन इन्वेस्टर हमें उस कंपनी को पिक करना है जो शेयर होल्डर्स वैल्यू क्रिएशन के बारे में जानकारी भी रखती है और उसके अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस एक्शंस को भी एग्जीक्यूट करती है। तो फॉर एन इन्वेस्टर शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन का कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें हेल्प करेगा एक अच्छी कंपनी को आइडेंटिफाई करने में। शेयर होल्डर वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है, ये कोई बहुत आसान कॉन्सेप्ट नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि एक्चुअल बिजनेस ऑपरेशंस में जब इस कॉन्सेप्ट को टॉप मैनेजमेंट जब इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है, तो रिजल्ट्स थोड़े कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे कुछ स्टेप्स टेकन बाय मैनेजमेंट विच आर इन इंटरेस्ट ऑफ creating shareholders value may not be a good step for the employees or for the other stakeholders of the company। ये चीज इस शेयर होल्डर्स वैल्यू कॉन्सेप्ट को थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। पर मेरे हिसाब से, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं बिजनेस एनालिसिस में, बट मेरे हिसाब से अगर एक टॉप मैनेजमेंट अपनी कंपनी को एक राइटफुल और करेक्ट बिजनेस प्रोसेस के थ्रू चलाता है, तो वो ऑटोमेटिकली सारे स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट मेंटेन करेगा। तो बिकॉज ये शेयर होल्डर्स वैल्यू का कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो चलिए इसको एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये शेयर होल्डर वैल्यू सिर्फ एक थ्योरेटिकल टर्म है? क्या इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मैथमेटिकली डिनोट कर सकते हैं? तो यस, ये पॉसिबल है। सपोज आप किसी XYZ एक कंपनी में एक शेयर होल्ड करते हो और उस शेयर का जो करंट प्राइस है वो 100 रुपीज पर शेयर है, और यही कंपनी 5 रुपए पर शेयर डिविडेंड भी देती है अपने शेयर होल्डर्स को। तो शेयर होल्डर वैल्यू, आपकी जो शेयर होल्डर वैल्यू, आपने कितनी शेयर खरीदी थी? एक शेयर। तो आपकी इस एक शेयर की जो वैल्यू है वो हो गई 100 रुपीज, जो मार्केट प्राइस है इस शेयर का स्टॉक मार्केट में, प्लस 5 रुपीज जो कंपनी डिविडेंड देती है। तो आपकी आज के डेट में जो शेयर होल्डर वैल्यू है वो 100 प्लस 5 इज 105 रुपीज है। सपोज आज से 5 साल बाद इस शेयर की मार्केट प्राइस 200 रुपए हो जाती है और यही कंपनी उस वक्त 12 रुपए का डिविडेंड देती है पर शेयर पे। तो आज से 5 साल बाद आपकी शेयर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 200 रुपीज प्लस 12 रुपीज इज 212 रुपीज। तो 5 साल में जो शेयर होल्डर्स की जो वैल्यू क्रिएशन है वो 105 रुपीज से ग्रो करके 212 रुपीज हो गई है। इसको कहते हैं शेयर होल्डर्स वैल्यू क्रिएशन। अगर कोई भी कंपनी इस तरह से शेयर होल्डर की वैल्यू ग्रो करती रहती है, तो वो एक शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएटिंग कंपनी है, और शेयर होल्डर्स ऐसी कंपनी को डेफिनेटली लाइक करते हैं। तो जैसा आपने इस एग्जांपल में देखा कि शेयर होल्डर की वैल्यू जो है वो दो तरह से क्रिएट होती है। पहला शेयर प्राइस एप्रिसिएशन से, और दूसरा उनकी डिविडेंड इनकम से। तो हर कंपनी को अगर शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन अगर उनका पर्पस है, तो उनको इस तरह से बिजनेस करना पड़ेगा जिसमें कि कंपनी की शेयर प्राइस भी एप्रिशिएट होते रहे और वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में भी कुछ पैसे रेगुलरली देते रहे। तो ऐसी कंपनी
जो प्राइस एप्रिसिएशन कर पाती है अपने शेयर की और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे पाती है, वो एक शेयर होल्डर्स वैल्यू फ्रेंडली कंपनी है। एक्चुअली यहीं पर शेयर होल्डर वैल्यू की कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट हो जाती है। आप इमेजिन कीजिए एक कंपनी है, बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या बहुत बड़ी सर्विसेज कोई आईटी कंपनी है। उनका पर्पस क्या है बिजनेस का? क्या वो मार्केट में शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन करने आए थे? नहीं, जब वो आए थे तो वो बिजनेस करने आए थे। और बिजनेस करने का मतलब क्या होता है? पैशनेटली अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को बनाना, क्रिएट करना, डिलीवर करना और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो यहां पर जो सबसे बड़ी बात आ जाती है कि बिजनेस का पर्पस क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन, उनके एम्प्लॉइज का बेनिफिट उनका दूसरा इंपॉर्टेंस हो जाता है। जिस सोसाइटी में वो बिजनेस कर रहे हैं उस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना। तो ये सब बड़ी बड़ी चीजें हैं जो एक बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। यहां पर एक टॉपिक आ गया शेयर होल्डर वैल्यू। और शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन कैसे होता है? शेयर प्राइस ग्रो करता रहना चाहिए या तो डिविडेंड मिलता रहना चाहिए। तो आप देखिए, आप एक बड़ी पिक्चर को देखिए जहां पर कि एक कंपनी अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाने में लगी हुई है, अपने कस्टमर को डिलीवर करने में, उसको प्रोडक्ट सप्लाई करने में, उसको सर्विसेज देने में, आफ्टर सेल सर्विसेज देने में लगी हुई है। तो ये सब जो साउंड करता है एक अच्छा बिजनेस प्रैक्टिस साउंड करता है। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है जो इन सब चीजों को छोड़कर खाली शेयर होल्डर्स वैल्यू क्रिएशन पे फोकस की है, वो अच्छी प्रोडक्ट नहीं बना पा रही है, वो अच्छी सर्विसेज नहीं दे पा रही है, वो समय पर डिलीवर नहीं कर पा रही है, कस्टमर उसके नाखुश हैं, लेकिन उसकी शेयर प्राइस बड़ी तेजी से स्टॉक मार्केट में ऊपर जाते जा रही है। एज एन इन्वेस्टर, एज ए लॉजिकल इन्वेस्टर, आपको क्या लगता है आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? आप शायद नहीं करोगे, क्योंकि बिजनेस का जो सोल पर्पस है वो शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन नहीं है। शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन तो ऑटोमेटिक हो जाता है अगर हम एक बिजनेस को एक करेक्ट प्रोसीजर के साथ चलाएं। और वो प्रोसीजर क्या है? द फोकस शुड बी प्रोडक्शन ऑफ गुड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, deliver them in time and make your customers happy with what you are producing. So this is the main purpose of the business. और ये करते हुए आपको अपने एम्प्लॉइज की, अपने सोसाइटी का भी टेक केयर करना है। अगर इस पर्पस के साथ आप आगे बढ़ते हो तो शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन ऑटोमेटिक हो जाता है। अब इस बात को मैं इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूं? क्योंकि कुछ ऐसी कंपनीज है मार्केट में जो शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन को इतना इंपॉर्टेंस देती है, और बिकॉज उनका फोकस शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन में इतना चला जाता है कि जो एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस है कभी कभी वो वहां पर भी स्लिप कर जाते हैं। तो बहुत जरूरी है एज एन इन्वेस्टर हम लोगों को ये देखना कि यस, कंपनी शेयर होल्डर वैल्यू को इंपॉर्टेंस तो दे रही है, पर क्या वो बिजनेस लाइक ऑपरेशंस भी कर रही है कि नहीं। बिजनेस लाइक ऑपरेशंस मतलब जो कोर नेसेसिटी है बिजनेस की, क्या वो वहां पर भी एक्सेल कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो वहां एक्सेल करेंगे तो हमारी एज अ शेयर होल्डर हमारी बेनिफिट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो ऐसी कंपनी से दूर रहें जो सिर्फ अपने शेयर प्राइस और डिविडेंड पेमेंट कर रही है, लेकिन उनकी बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल वीक है। तो उनके बैलेंस शीट में डेट बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन शेयर प्राइस भी उसी हिसाब से बढ़ता जा रहा है। ऐसी कंपनी से बच के रहें, क्योंकि ये शेयर होल्डर वैल्यू आज के डेट में आपको दे रही है, लेकिन कल इसकी एग्जिस्टेंस खतरे में भी पड़ सकती है। क्योंकि ऐसी कंपनी जो शेयर होल्डर्स वैल्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, स्पेशली शॉर्ट टर्म शेयर होल्डर्स वैल्यू का फोकस जहां बन जाता है, वहां पर चीज बहुत डेंजरस हो जाती है। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, शॉर्ट टर्म शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन। अभी एक डेटा है जो कहता है कि लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स दिन ब दिन कम ही होते जा रहे हैं। ऐसे बहुत कम शेयर होल्डर्स हैं जो एक शेयर खरीदते हैं और 5, 7, 10 साल तक उसको होल्ड करते हैं। जनरली आजकल 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल मैक्सिमम इतना ही लोग शेयर होल्ड कर रहे हैं।
तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स अगर शॉर्ट टर्म शेयर होल्डर्स हैं तो एक क्वेश्चन ये आता है कि जो हम लोग शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन की बात करते हैं वो क्या हम लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स के बेसिस पे करें या फिर उस शॉर्ट टर्म शेयर होल्डर के बेसिस पे करें जो आज शेयर खरीदता है और 6 महीने बाद बेच देता है। तो शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन जो है वो किन के लिए किया जाए, किस टाइप के शेयर होल्डर के लिए किया जाए, ये एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ये बात सच है कि शॉर्ट टर्म शेयर होल्डर्स जो हैं आजकल वॉल्यूम्स में बहुत बढ़ गए हैं। मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स आजकल शॉर्ट टर्म नेचर में ही हैं। ऐसे शेयर होल्डर्स जो आज शेयर खरीदा और 20 साल तक उस शेयर को अपने पास ही रखा, ऐसे शेयर होल्डर्स बहुत कम हो गए। लेकिन इसका आंसर इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि हमें किस टाइप के शेयर होल्डर को केटर करना है। शॉर्ट टर्म शेयर होल्डर कैसे हैं, गेस्ट की तरह है, आया चले गए। पर जो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स हैं दे आर लाइक योर फैमिली। वो आपके साथ आपकी लॉस, आपकी प्रॉफिट, आपकी खुश आपकी दुख सबको सह रही है आपके साथ। तो फ्रॉम अ बिजनेसमैन्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, प्रायोरिटी ऑलवेज फैमिली ही होगी। गेस्ट की टेक केयर कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन प्रायोरिटी फैमिली ही होगी। तो आपको अगर शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन करना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का ही ख्याल रखें। क्योंकि ऐसा क्यों करना है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस इंटरेस्ट पे फोकस करोगे तो आपकी बिजनेस भी ग्रो करेगी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी खुश रहेंगे, आपके सारे स्टेक होल्डर्स भी खुश रहेंगे, प्लस आपके जो ये शॉर्ट टर्म वाले जो शेयर होल्डर्स हैं जो आज आते हैं कल चले जाते हैं, गेस्ट टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स, इनका भी इंटरेस्ट केटर हो जाएगा। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर बिजनेस रन किया जाए तो उसको किस तरह रन किया जाए। मैं कोई बिजनेस एक्सपर्ट नहीं, मैं बस बताने की एक लॉजिकल वे ऑफ रनिंग अ बिजनेस की बात करना चाहता हूं। अब एक बिजनेस है क्या, अगर इसको और भी डिटेल्स में जाके देखें तो एक बिजनेस होता क्या है। किसी भी बिजनेस को करने के लिए जो पहला रिक्वायरमेंट है वो है कैपिटल। आपके पास पैसा होना चाहिए, उस पैसे से आप एसेट क्रिएशन करोगे, वो एसेट फिर आपको प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्रिएशन में हेल्प करेगा और एक बार प्रोडक्ट सर्विसेज क्रिएट हो जाता है तो आप इसको अपने कस्टमर्स को डिलीवर करके उनसे रेवेन्यू जनरेट करते हो। और ये सब करने में जो एक्सपेंस आता है वो एक्सपेंस आप पे कर दो, जो नेट रेवेन्यू आपके हाथ में बच जाएगा, जो पैसा कस्टमर से आया और जो एक्सपेंस आपका इसको प्रोड्यूस करने में लगा वो एक्सपेंस आप पे कर दो, तो जो नेट पैसा आपके हाथ में बचता है उसको कहते हैं प्रॉफिट। तो बेसिकली ये जो साइकिल है, कैपिटल, एसेट क्रिएशन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई टू कस्टमर्स एंड इवेंचुअली प्रॉफिट क्रिएशन, तो ये एक बिजनेस साइकिल है। इसी साइकिल में बिजनेस चलती रहती है। तो यहीं पर आती है वो बात कि करेक्ट वे ऑफ बिजनेस क्या है। सबसे पहली बात कि जो कैपिटल आप ला रहे हो वो किस तरह ला रहे हो। जनरली कोई भी बिजनेस दो तरह से कैपिटल ला सकती है, या तो वो अपने शेयर्स को शेयर मार्केट में बेच के इक्विटी कैपिटल जनरेट कर सकती है, या फिर वो डेट मार्केट में जाके बैंक से या दूसरे एनबीएफसी से पैसा उठा सकती है। तो एक डेट फाइनेंसिंग हो गया, एक इक्विटी फाइनेंसिंग हो गया। तो ये जो कैपिटल जो कंपनी एक्यूमुलेट कर रही है इन द वे ऑफ इक्विटी एंड डेट, इस कैपिटल को सबसे पहले तो यूज करना है एसेट क्रिएशन में। आप इससे एक्सपेंशन करो, मॉडर्नाइजेशन करो, आपकी जो वर्किंग कैपिटल है उसको फाइनेंस करो, सो दैट दिस कैपिटल आपकी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो तो जमीन खरीदो, प्लांट बनाओ, इक्विपमेंट खरीदो, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो गया। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर फिर आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को क्रिएट करने में आपकी सहायता करेगा। और जब ये प्रोडक्ट सर्विसेज क्रिएट होता है तो ये इवेंचुअली मार्केट में कस्टमर्स खरीदेंगे और आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। तो कोई भी कंपनी भले वो इक्विटी से कैपिटल जनरेट करे या फिर डेट से कैपिटल जनरेट करे, एक कॉस्ट होती है
उस कैपिटल की। अगर आप इक्विटी से जनरेट कर रहे हैं तो शेयर होल्डर्स को एक बेयर मिनिमम डिविडेंड देना पड़ेगा या फिर उनको एक कैपिटल एप्रिसिएशन देना पड़ेगा। अगर आप डेट से पैसा फाइनेंसिंग कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अगर आपने 100 रुपए कैपिटल उठाया है मार्केट से तो आपको उसमें 8% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये जो 8% इंटरेस्ट है वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अगर आपने 100 रुपया उठाया है और उस 100 रुपए को यूज करके आप एक एसेट क्रिएट कर रहे हो, वो एसेट इवेंचुअली आपकी रेवेन्यूज जनरेट कर रहा है जो अल्टीमेटली प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है। तो ये जो प्रॉफिट है, अब 100 रुपए आपने बिजनेस में लगाए, आपको उसमें 8 रुपए ऑलरेडी इंटरेस्ट देना है, लेकिन प्रॉफिट मान लीजिए ये पूरी साइकिल में जहां पर कि एसेट भी लगा, उसके बाद रेवेन्यूज क्रिएट हुआ, उसके बाद एक्सपेंस पे हो गए, आपके हाथ में जो प्रॉफिट बचा वो सपोज 10 रुपए बचा। तो ये 100 रुपए आपने मार्केट से उठाया था, 8 रुपए आप इंटरेस्ट दे रहे हो और इवेंचुअली आपके पॉकेट में जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो 10 रुपए आ रहा है। तो 8 रुपए कॉस्ट था पर पॉकेट में आपके 2 रुपए एक्स्ट्रा आया। तो आप ये जो 10 रुपए आया उसमें 8 रुपए आप इंटरेस्ट दे दोगे, 2 रुपए आपकी प्रॉफिट हो गई। तो ये एक एग्जाम्पल है एक राइट वे ऑफ प्रॉफिट जनरेशन का। क्यों ये राइट वे ऑफ प्रॉफिट जनरेशन है? क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मीट कर पा रहा है। अब एक 100 रुपए का प्रॉफिट, 100 रुपए का कैपिटल आपने जनरेट किया, आपको 8 रुपए उसमें इंटरेस्ट देना है, पर वो कैपिटल घूम फिर के जो प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो वो सपोज 5 रुपए कर रही है। 8 रुपए का तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल था, लेकिन आप जनरेट कर रहे हो सिर्फ 5 रुपए। तो ये जो बिजनेस मॉडल है जहां पर कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके रिटर्न से ज्यादा है, वो बिजनेस मॉडल तो भाई सही नहीं है। ये शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन मॉडल है ही नहीं, ये एक्चुअली शेयर होल्डर वैल्यू डिस्ट्रक्शन मॉडल है। तो ऐसी कंपनी जो अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम रिटर्न जनरेट कर रही है, वैसी कंपनी शेयर होल्डर वैल्यू फ्रेंडली कभी हो ही नहीं सकती। तो सबसे बड़ा इंडिकेटर यही है कि किसी भी स्टॉक की आप एक चेक करो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। सपोज किसी कंपनी की वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 8% और वही कंपनी की फिर जाके आप चेक करो, आप रिटर्न ऑन इक्विटी चेक कर सकते हो, आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड चेक कर सकते हो या रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल चेक कर सकते हो। बेटर होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, जिसको हम ROIC भी कहते हैं। तो एक कंपनी जिसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है और उसकी ROIC 8% से बहुत ज्यादा है, तो ऐसी कंपनी जो है जिसकी ROIC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से बहुत ज्यादा है, 4% 5% जितनी भी ज्यादा हो, पर अगर ज्यादा है तो वो एक वैल्यू क्रिएटिंग कंपनी है और ऐसी कंपनी को शेयर होल्डर फ्रेंडली कंपनी भी कह सकते हैं। और ये सिर्फ शेयर होल्डर फ्रेंडली कंपनी नहीं, आप देखिए अगर कोई भी कंपनी इस तरह का रिटर्न जनरेट कर रही है तो वो अपनी एम्प्लॉयज की भी इंटरेस्ट को कैटर कर पाएगी, वो अपने जो सप्लायर्स हैं उनकी इंटरेस्ट भी कैटर कर पाएगी, प्लस वो अपने इन्वेस्टर्स और जो उनके डेटर्स हैं उनकी भी इंटरेस्ट कैटर कर पा रही। अब एक छोटी सी एग्जांपल और लेते हैं जहां पर कि आपको समझ में आएगा कि ये जो साइकिल है कैपिटल, एसेट, रेवेन्यू, प्रॉफिट और उसके बाद कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल विद द प्रॉफिट, तो ये एक बड़ी लंबी प्रोसेस है। अगर आप आज एक कैपिटल लेते हो तो बहुत समय लग जाता है उसके एसेट क्रिएशन में। कैपिटल प्लांट बनाना 3-4 साल 5 साल भी लग जाते हैं, उसके बाद जाके रेवेन्यू क्रिएट होगा, उसके बाद प्रॉफिट्स आएंगे, पैसा आएगा मार्केट से, उसके बाद प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा और फिर जाके आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को टेक केयर कर पाओ। तो ये लंबा प्रोसेस है, डिलेड प्रोसेस है, पर यही राइट बिजनेस प्रैक्टिस है। अगर बिजनेस कोई चलाता है तो इसी साइकिल को फॉलो करना ही पड़ेगा। पर सपोज एक ऐसी कंपनी है जो बैंक से पैसा उठा लेती है
या फिर शेयर होल्डर से पैसा उठा लेती है और उस पैसे को इनडायरेक्ट वे में सपोज उसको चैनल करके किसी अब्रॉड के किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वो पैसा दे देती है और वो पैसा वापस इंडिया में उसी का शेयर आके खरीद लेती है। सपोज एक कंपनी है एबीसी, उसने 100 करोड़ रुपए उठाए बैंक से और उस पैसे को वो चैनल कर दिया किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अब्रॉड में या कहीं पर भी सपोज, और अपनी ही कंपनी का शेयर उसी पैसे से वो खरीदवा लेती है। तो क्या होगा कि उनको ये सब एसेट क्रिएशन वगैरह ये सब झमेले में नहीं जाना है। वो क्या कर रही है, मार्केट से पैसा उठा रही है और इनडायरेक्टली अपने ही शेयर को खरीद ले रही है। और अगर बार बार वो अपने ही शेयर खरीद रही है तो इमेजिन कीजिए कि मार्केट में वो शेयर ग्रो ही करते रहेगी उसकी प्राइस। तो हमें क्या दिख रहा है, शायद वो हमें डिविडेंड भी दे दे, तो हमें क्या दिख रहा है, अरे वो डिविडेंड भी दे रही है, उसका शेयर प्राइस भी ग्रो कर रहा है, ये तो शेयर होल्डर फ्रेंडली कंपनी है। पर देखिए यहाँ प्रैक्टिस गलत है। आप अगर मार्केट से एक बिजनेस अगर मार्केट से पैसा उठा रही है तो उसका काम क्या है, एसेट क्रिएशन। एसेट क्रिएशन क्यों करना चाहती है, क्योंकि उसको प्रोडक्शन अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है। पर वो क्या कर रही है, वो उस पैसे को लेके शेयर खरीद ले रही है। पर शेयर खरीदना गलत क्यों है, क्योंकि मार्केट से आप कब तक पैसा उठाते रहोगे, क्योंकि वो तो आपके डेट में ऐड हो रहा है। कितना डेट बढ़ाओगे आप, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में अभी आप देखोगे जिनकी डेट इक्विटी रेशियो इतनी हाई है फिर भी उनकी शेयर प्राइस ऊपर पे ऊपर ही जाते जा रही है। शॉर्ट टर्म में ऐसी कंपनी शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएटिंग कंपनी लगती है, क्योंकि उनकी 400-500% रिटर्न दिखा रही है वैसी कंपनीज पिछले 5-6-7 साल में। बट अगले 5-6-7 साल में क्या होगा, शायद फिर भी दिखाते रहे, पर फॉरएवर ऐसी कंपनी टिक ही नहीं सकती। तो शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन की जब भी बात आती है तो सबसे पहले तो ये याद रखें कि कोई भी अच्छी कंपनी अगर शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट करना चाहती है तो सबसे पहले उसको अपने कैपिटल को एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इन सब चीजों के लिए पैसा को लगाना पड़ेगा। और उसके बाद ही जो रेवेन्यूज आएंगे, प्रॉफिट्स आएंगे, उसी से शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन करना है। ये एक लंबा प्रोसेस है पर यही राइट प्रोसेस है। आप बैंक से पैसा उठाए, अपना शेयर खुद ही खरीद लिए, उसको इन्फ्लेट कर दिया और शेयर होल्डर को बताया कि देखो भाई देखो, हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हमारी शेयर प्राइस ऊपर जाएगी, ऊपर चली गई। ऐसा भी बहुत सी कंपनी करती है कि अपने एसेट्स को सेल करके वो जो कैश इन उनके पास होता है वहां पर फिर वो दिखाती है कि देखिए हमारा नेट प्रॉफिट तो ऊपर चल, अपने ही एसेट्स को सेल कर रही है। अदर इनकम में आप देखोगे बड़ी बड़ी वैल्यूज है, उनकी जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन है वो वैल्यू बहुत छोटी है, अदर इनकम बहुत बड़ी है। अदर इनकम कहां से आई, वो अपने एसेट्स को सेल करने हैं और अदर इनकम को इन्फ्लेट कर रहे हैं। तो ये जो पैसा है वो अल्टीमेटली अंत में दिखता है कि नेट प्रॉफिट तो इनको बढ़ रहा है, लेकिन वो बिजनेस ऑपरेशन से पैसा नहीं जनरेट कर रहे हैं, वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेच रहे हैं, अपने एसेट्स को बेच रहे हैं, इस तरह से बेच बेच के अपने प्रॉफिट को इन्फ्लेट कर रहे हैं। तो ये भी एक ऐसा एग्जांपल है जो कि इनकरेक्ट वे ऑफ शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन है। तो ऐसी कंपनी से हमें बचना है। एज एन इन्वेस्टर शेयर होल्डर वैल्यू इंपॉर्टेंट है, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो कंपनी है वो शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन कर कैसे रही। ऐसी कंपनी जो कैपिटल उठा रही है मार्केट से और अपना ही बिजनेस प्रोसेस को एक्सपैंड करके प्रॉफिट जनरेट कर रही है, इवेंचुअली आपको डिविडेंड भी पे कर रही है और उसका मार्केट प्राइस भी ऊपर जा रहा है, तो ऐसी कंपनी इज अ राइट एग्जाम्पल ऑफ शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।